नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासी टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम खास खबरें पेश करते हैं, ऐसी खबरें जिनका ताल्लुक कौमी सतह से होता है और मुकामी सतह से होता है, इलाकाई सतह से होता है, इंटरनेशनल लेवल से होता है और यानी बैनुल-अक़वामी सतह से होता है। लेकिन आज हमने सोचा कि क्यों ना सारे मुल्क में SIR किया जा रहा है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि नवंबर से SIR का आगाज़ हुआ। तकरीबन 9 रियासतों और 3 मरकज़ी ज़ैर इंतज़ाम इलाकों यानी 12 रियासतों में SIR किया गया और SIR के बारे में ये कहा जाता है कि कम अज़ कम इन रियासतों में 6.5 करोड़ लोगों के नाम हज़फ कर दिए गए और मुसलमानों का ये कहना है, मुस्लिम तंजीमों का ये कहना है और ख़ुद जो BJP के मुखालिफ वोटर्स हैं उनका ये कहना है कि जानबूझकर उनके नाम हज़फ कर दिए गए। और आपको ये बता दूँ कि SIR में हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी रियासत है उत्तर प्रदेश में तकरीबन 2.89 करोड़ यानी 3 करोड़ के करीब लोगों के नाम हज़फ किए गए हैं। बिहार में 60 लाख के करीब और मगरबी बंगाल में भी ये कहा जा रहा है कि 50 से लेकर 60 लाख वोटरों के नाम हज़फ कर दिए जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पर राहुल गांधी से लेकर आप देखेंगे कि शरद पवार से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और ममता बनर्जी तमाम के तमाम ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि ये जानबूझकर मुसलमानों के और जो अपोजिशन ज़ेर इक़्तिदार रियासतें हैं वहाँ के वोटर्स जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ मज़ाहिब से है उनके भी नाम हज़फ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये मुर्दा हो चुके हैं या मर चुके हैं या दिगर रियासतों में मुंतकिल हो चुके हैं। लेकिन अफसोस की बात है और सबसे बड़ा मजाक ये हो रहा है कि राहुल गांधी जो है उन लोगों के साथ चाय नोशी कर रहे हैं जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुर्दा करार दिया है, जबकि ममता बनर्जी ने तो एक नहीं दो नहीं बल्कि 50 मुर्दों को लेकर पहुंच गई चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर पर यानी ज्ञानेश कुमार के दफ्तर पर, कहा कि मुर्दों को लिए मैं हाजिर हुई हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू हो चुकी हैं। तो खास खबर आज हमने सोचा कि ये दुनिया में जो हालात हो रहे हैं उससे ज़्यादा अहम हालात अब फिल वक्त जो हैं वो SIR से पैदा हो रहे हैं और SIR की वजह से सारे हिंदुस्तान में बेचैनी पाई जाती है, उन रियासतों में बेचैनी पाई जाती है जहां पर मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। और आप अंदाजा कीजिए कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर आप देखेंगे योगी और फिर चीफ मिनिस्टर आसाम हेमंता बिस्वा शर्मा भी यही बकवास करते जा रहे हैं कि बांग्लादेशी दरअंदाज हिंदुस्तान में आ गए हैं। तो सवाल यह पैदा होता है कि बांग्लादेशी दरअंदाज हिंदुस्तान में आए तो उन्हें किसने लाया है और क्या पिछले 11 वर्षों से यहां पर कांग्रेस की हुकूमत है या कम्युनिस्टों की हुकूमत है या किसी और सेक्युलर पार्टी की हुकूमत है या बीजेपी की हुकूमत है। 11 वर्षों से बीजेपी की हुकूमत है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तीसरी मियाद के लिए मुंतखब हुए हैं और आप देखेंगे कि इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुल्क में दरअंदाजी हो रही है, मुल्क की सरहदों में यानी सरहदी खिलाफ वर्जियों का इर्तिकाब हो रहा है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? नरेंद्र मोदी हुकूमत जिम्मेदार है, वज़ीर आज़म जिम्मेदार है, वज़ीर दाखिला जिम्मेदार है। और ऐसे में क्या ये लोग अपनी जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं? हरगिज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमने सोचा कि आज के प्रोग्राम को हम SIR के लिए वक्फ कर देंगे और SIR के बारे में जो आबादी है, मुस्लिम आबादी है, उसे पूरी तरह शऊर बेदार करने की कोशिश करेंगे। और इस सिलसिले में आपको बता दूं कि जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर सियासत ने जिस तरह सियासत हब फाउंडेशन कायम किया है उसका मकसद यही है कि आप में शऊर बेदार किया जाए। तो बहरहाल SIR के बारे में शऊर बेदार करने के लिए हमने शहर की एक मुमताज़ शख्सियत को मदऊ किया है। एक ऐसी शख्सियत है जो कई मरतबा सियासत टीवी पर भी हाजिर हो चुकी है, सियासत टीवी पर उनके इंटरव्यूज आ चुके हैं। खास तौर पर राशन कार्ड्स के मामले में उन्होंने यानी सियासत टीवी के नाजरीन की और सियासत अखबार के क़ारीन की ज़बरदस्त रहनुमाई की थी। मेरी मुराद है जनाब मोहम्मद अब्दुल मोईद साहब से, जो आपको बता दूं कि जनरल सेक्रेटरी हैं तेलंगाना मी सेवा फेडरेशन के। ये एक माहिर कानून भी है, LLM है और ये कानूनी रहनुमाई भी करते हैं। हमने उन्हें मदऊ किया है और आज हम SIR के बारे में पूछेंगे, लोगों के जो शुकूक व शुबात है उसके बारे में पूछेंगे। और लोग ये पूछते हैं कि कौन से दस्तावेज़ात ज़रूरी हैं, क्या उनका नाम SIR यानी 2002 क्या जो बुनियाद बनाई गई है लिस्ट को, वोटर लिस्ट को, कि उसमें ना हो तो क्या होगा? ये ऐसे कई एक सवाल है। क्या NRIs किस तरह SIR में अपने नामों की मौजूदगी को यकीनी बना सकते हैं? ये भी कई ऐसे सवालात हैं जिसका जवाब देंगे जनाब अब्दुल मोईद साहब। तो मोईद साहब, आप ये बताइए कि सबसे पहले अब ये बताइए कि रियासत तेलंगाना में SIR कब से शुरू हो रहा है? देखिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा आप जानते हैं मुल्क भर में ऑलरेडी SIR स्टार्ट हो गया। अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द SIR तेलंगाना में शुरू होगा। SIR का प्रोसेस जो मैपिंग बोला जाता है BLOs की तरफ से ऑलरेडी तेलंगाना में ऑलरेडी शुरू कर दिया गया। अब ये समझने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअली ये SIR है क्या।
अगर आपको एसआईआर के बारे में अगर सही इन्फॉर्मेशन आप तक रहेगी तो इंशाल्लाह एसआईआर एक सिंपल ये प्रोसेस है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल कार्ड एक प्रोसेस है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से किया जाता है और ये बेहद सिंपल प्रोसेस है। इसमें एडिशन और डिलीशन ऑफ नेम्स को एसआईआर बोला जाता है, यानी नामों की शामिल करने। जी नाम को शामिल करना और नाम को रिमूव करना। नाम उनका रिमूव किया जाता है जो ऑलरेडी उनका डेथ हो गया या जिसके पास 2 वोटर आईडी कार्ड्स है। फॉर एग्जांपल अगर पहले मैं सिकंदराबाद में रहता था, अभी फिलवक्त मैं यहाँ पे नामपल्ली में हूँ, तो मेरा सिकंदराबाद में भी एक कार्ड है और नामपल्ली में भी एक कार्ड है, तो उसको निकालने का प्रोसेस एसआईआर है और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से किया जा रहा है। और ये पहली टाइम नहीं है जो एसआईआर हो रहा है, ऑलरेडी आज़ादी के बाद से अभी तक 13 बार एसआईआर हो गया। उसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल बोला जाता है और ये 2002 में लास्ट टाइम किया गया था। जी 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 जी। अच्छा ये बताइए, चलिए आपने एसआईआर के बारे में तो बताया है और ये बहुत, आप कहते हैं कि बहुत ही सादा सा एक प्रोसेस है, अमल है, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा इस बारे में उलझन पाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर मुसलमानों के और एंटी बीजेपी जो वोटर्स हैं उनके नाम हज़फ कर दिए जा रहे हैं। देखिए अभी ये 2026 में जो एसआईआर किया जा रहा है, ये डर और खौफ का माहौल माइनॉरिटीज़ में बहुत है। रीज़न ये है, पहली टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जानिब से ये बोला गया कि ये एसआईआर को सिटीजनशिप क्लॉज जोड़ा गया। सिटीजनशिप क्लॉज यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पावर्स है कि आप इंडियन सिटीजन है या नहीं है वो मालूम करने के लिए। फिलवक्त लास्ट 1 वीक या 10 डेज पहले की बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट डाला गया कि उन्हें भी एक्चुअली इख्तियार है कि इनको इंडियन ये की सिटीजनशिप ये है या नहीं है ये मालूम करने का। एक्चुअली जी हाँ, एक्चुअली वो सिटीजनशिप आप है या नहीं है ये बोलने का जिम्मेदारी इलेक्शन ये अपने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ही है, लेकिन अब फर्स्ट टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से सिटीजनशिप क्लॉज एसआईआर में जोड़ा गया। ये लेकर ज़रा बहुत ख़तरनाक चीज़ हो गया है। जी 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 जी। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक एसआईआर का सवाल है, हैदराबाद में कब यानी तेलंगाना में एसआईआर कब शुरू हो रहा है ये भी हमने सवाल किया है और इसका जवाब भी हम लेंगे। लेकिन एक बात अहम ये है कि फैमिली मैपिंग तो शुरू हो चुकी है, खुद तो आप देखेंगे शाहीन नगर है, सादत नगर है और कुछ इलाकों में। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ऑल ओवर हैदराबाद, ऑल ओवर तेलंगाना में मैपिंग का प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। अब ये समझने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअली मैपिंग है क्या चीज़। ये शिजरा है क्या? जैसा बताया मैं आपको कि 2002 में लास्ट एसआईआर किया गया था और ये जो 2026 का जो एसआईआर है वो 2002 के एसआईआर को बेस किया जा रहा है। यानी अगर 2002 की लिस्ट में अगर आपका नाम अगर है तो बाय डिफॉल्ट आपको इंडियन सिटीजनशिप घोषित किया जा रहा है और आपका नाम वोटर आईडी कार्ड लिस्ट में रखा जा रहा है। अभी ये BLOs जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, वो बूथ लेवल ऑफिसर्स ये बेचारे ये लोग भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बोला जा रहा है कि जाकर ये BLOs के साथ एक्ट कीजिए और आप जाकर हर घर पर जाकर आप मैपिंग का प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। अब बूथ लेवल ऑफिसर के पास एक ऐप है, वो ऐप में 2002 की लिस्ट में जिसके भी नाम है उनका नाम है और ये इनिशियल प्रोसेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के तरफ से ये ऑलरेडी मैपिंग थोड़े लोग की ऑलरेडी हो चुकी। यानी अगर 2002 में अगर आप फिलवक्त ये फला मकान में हैं और अभी भी वही अगर मकान में हैं आप, तो उसके ज़रिए से मैपिंग AI के ज़रिए से मैपिंग की जा रही है। मैपिंग यानी 2002 की लिस्ट में अगर आपके वालिद का नाम है तो ऑटोमेटिकली जितने भी उनके बेटा या बेटी हैं उनका नाम मैप किया जा रहा है, ये बाई डिफ़ॉल्ट। अगर AI की तरफ से अगर नहीं हो रहा है तो इंडिविजुअली BLO आपके मकान पर आ रहे हैं, आने के बाद आपका नाम मैपिंग कर रहे हैं। तो फैमिली मैपिंग के बारे में ये कहा जा रहा है कि अगर आपका 2002 की जो वोटर लिस्ट है उसमें नाम नहीं हो, लेकिन आपके फादर है, आपके मदर है, यानी आपके बाप हैं, आपके माँ हैं, आपके माँ या बाप हैं या फिर नाना नानी है, दादा दादी है, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो ये आपके वालिद हैं जो 2002 की लिस्ट में जिसका भी नाम है। ओके, वालिद रहने दीजिए, वालदा रहने दीजिए या ग्रैंड पेरेंट रहने दीजिए, आपको एक डॉक्यूमेंट ऐसा बताना होगा बाद में कि ये आपके वालिद वालदा हैं जी जी, या ग्रैंड पेरेंट्स है।
वो आपको एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में बताना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, अक्सर ये डाउट ज़ाहिर किया जा रहा है, शुकूक व शुबा ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि जो BLOs आएंगे, बूथ लेवल ऑफिसर्स आते हैं, उनके बारे में यही कहा जा रहा है कि कई बूथ लेवल ऑफिसर्स ने ये शिकायत की है कि बीजेपी कायदीन ने उनसे कहा है कि मुसलमानों के वोट काट दिए जाएँ, हज़फ कर दिए जाएँ, मुसलमानों के नाम हज़फ कर दिए जाएँ। ये जी ऑलरेडी SIR ये मुल्क भर में नवंबर से स्टार्ट हुआ है। अभी नॉर्थन स्टेट्स में SIR हो रहा है और कई लोग आज एक कैंपेन रन कर रहे हैं कि मुसलमानों का नाम काटा जाए। तो इसमें मुसलमान ऐसे कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे में शऊर पैदा होना है कि अपना नाम कैसे ऐड किया जाए, अगर नहीं है 2002 की लिस्ट में अगर नहीं है तो ऐड कैसे करना है, और अगर जिसका भी है उन्हें कौन से डॉक्यूमेंट देना है और जिसका नहीं है कौन से डॉक्यूमेंट देना है, अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो कैसा डॉक्यूमेंट ये बनवाना है। तो मैं मुसलसिल हर जगह यही बात बोल रहा हूँ मैं कि ऐसे आप इंडिविजुअल काम करने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल है। ऐसे कम्युनिटी, ऐसे एसोसिएशन, छोटे छोटे अगर आप एक एसोसिएशन भी बना लेंगे आप, या मस्जिद ये कम्युनिटीज़ हैं मस्जिद वो कमिटीज़ के लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझकर ये डॉक्यूमेंटेशन का काम अगर करें तो इंशाल्लाह तेलंगाना में वो SIR मुकम्मल किया जा सकता है आसानी के तरह। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक शऊर बेदारी का सवाल है, जनाब मोहम्मद अब्दुल मुईज़ साहब शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में घूम फिर कर ख़ासतौर पर नमाज जुमा के मौके पर और आम दिनों में भी लोगों में शऊर बेदार कर रहे हैं कि SIR के बारे में उनके जहनों में जो डाउट्स हैं या जो शुकूक व शुबात हैं उसे कैसे दूर किया जा सकता है और किस तरह के डॉक्यूमेंट्स पेश करना होगा, और तमाम यानी पूरी तफसील के साथ उनके जहनों में ये बात बिठा रहे हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी डरता नहीं है और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आपके साथ तासुब भी बढ़ता जा सकता है। जैसा कि आपको बता दूं कि गुजरात जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आबाई रियासत है, वहाँ एक सलाबतपुरा इलाका है, वहाँ का BJP कारपोरेटर के बारे में मुसलमानों ने शिकायत दर्ज करवाई है कि फार्म 7 के ज़रिए वो उनके नाम हज़फ करवा रहा है। तो आप ये बताइए कि इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं, क्या ये एक क्रिमिनल एक्ट नहीं है? ये बिल्कुल ये क्रिमिनल एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट में कई जो पर्सनालिटीज़ है जो वो लोग रिट पिटिशन दाखिल कर चुके, लेकिन अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है। वो जजमेंट आए तक 6 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकते हैं या 2 महीने भी लग सकते हैं। तो अभी अपने पास जो तेलंगाना में जो टाइम है वो टाइम में ये कोशिश करना है कि हमारे पास जिसके पास भी डॉक्यूमेंट हैं वो सही है या नहीं है, उसको ये दुरुस्त करना है, या अगर जिसके पास नहीं है उनको कैसे बना के देना है। अब सबसे अहम चीज़ ये SIR का आपको ये प्रोसेस मालूम होना है कि आपके 2002 की लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है। अब मैं आपको आसानी से बताता हूँ कि ये सर्च कैसे किया जाता है। ये तेलंगाना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, इसका नाम है ceotelangana.nic.in। ये आप URL टाइप कीजिए, फिर से बता दूं ceotelangana.nic.in। ये आप एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आप वहाँ पर एक वेबसाइट आएगी, वो वेबसाइट में SIR 2002 नाम का एक मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल पे क्लिक कीजिए। वो मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद आपको स्टेट का नाम सेलेक्ट करना होगा और डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना होगा और असेंबली सेगमेंट का नाम सेलेक्ट करना होगा। यही थोड़ा कॉम्प्लेक्स इश्यू है। कॉम्प्लेक्स इश्यू इसलिए है, कई लोग अपना नाम सर्च कैसे कर रहे हैं एज ऑफ 2026 के लिस्ट के हिसाब से चेक कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। 2026 का SIR किया जा रहा है वो 2002 के बेस पे किया जा रहा है। तो अब 2002 की लिस्ट में आप या आपके वालिद वालिदैन या ग्रैंड पेरेंट्स जो मुकाम में थे वो असेंबली सेगमेंट को आपको एंट्री करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले मैं यहाँ पर मल्लेपल्ली में रहता था, अभी मल्लेपल्ली फिल वक्त नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन 2002 में वो आसिफ नगर कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी। तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, आपको सेलेक्ट कैसा करना है, पहले तेलंगाना स्टेट सेलेक्ट करना है, आपको हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको असेंबली सेगमेंट में नामपल्ली दिखाई नहीं देगा, आपको आसिफ नगर सेलेक्ट करना है। आसिफ नगर सेलेक्ट कर आपका नाम एंट्री करना है, आपका नाम या आपके वालिद वालिदा का नाम, जिसका भी नाम आप सर्च कर रहे हो वो आपको एंट्री करना है। वो एंट्री करने के बाद आपको नीचे लिस्ट में आपके नाम के साथ जितने भी लोग आपके नाम के जैसे जो कॉन्स्टिट्यूंसी में है वो लिस्ट आपको दिखाई देगी। उसमें आपके वालिद का नाम और आपका नाम दोनों मैच होने के बाद अहम चीज़ है ये सीरियल नंबर और पार्ट नंबर, ये 2 चीज़ आपको नोट डाउन करके रखना होगा। 2002 में भी आपका वोटर आई डी कार्ड का नाम का नंबर अलग है। अच्छा। वो सीरीज अलग थी, तो आपको वोटर आई कार्ड नंबर, सीरियल नंबर और पार्ट नंबर आपको ये 3 नोट डाउन कर रखना होगा। और जैसा आपके BLO आएंगे आपको वो
पार्ट नंबर, सीरियल नंबर आपको बताना होगा। तो ये सर्च करने का प्रोसेस भी बहुत अहम है। कई लोग जो हैं, जो बेचारे वो इलिटरेट है, ओके, ऐसे इसलिए बार बार मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोग एक कमेटी बनाइए, वो कमेटी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि जिसका भी नाम अगर लिस्ट में नहीं है, ये बेचारे लोग सर्च नहीं कर सकते हैं, आप लोग सर्च कर वैसे घरों पे जाकर आप लोग पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और उनका पुराना वोटर आई डी कार्ड नंबर आप देकर आएँ। इससे बहुत आसानी होगी। BLOs के पास उतना टाइम नहीं है, वो आपके पास आकर घर पर बैठकर कि पूछें कि 2002 में कब था, कैसा था, ये बहुत मुश्किल है। यानी सीरियल नंबर बता दीजिए, बस सीरियल नंबर, पार्ट नंबर और पुराना वोटर आई डी कार्ड नंबर आप बता दीजिए, इंशाल्लाह आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन आपने एक ये कहा जाता है कि कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी के बारे में भी कहा जाता है, ये क्या है? देखिए, ये एक्चुअली ये एन्यूमरेशन फॉर्म है। अच्छा। अभी इनिशियल प्रोसेस में ये मैपिंग की जा रही है। अब उसके बाद जैसा ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से ये बता दिया जाएगा कि SIR स्टार्ट होगा, ऑलरेडी जो यहाँ तेलंगाना में BLO और सुपरवाइजर्स हैं, उन सबको ऑलरेडी ट्रेनिंग मिल चुकी है। तो जैसा वो स्टार्ट होगा, वो BLO आपके मकान पर एक एन्यूमरेशन फॉर्म लेके आएंगे। जी जी। अब ये एन्यूमरेशन फॉर्म एक प्री प्रिंटेड फॉर्म है। अच्छा। अगर 2026 में अगर आपका वोटर आई डी कार्ड अगर है, तो वो एन्यूमरेशन फॉर्म, प्री प्रिंटेड फॉर्म लेके आएंगे। वो एन्यूमरेशन फॉर्म पर आपका जो वोटर आई डी कार्ड में जो फोटोग्राफ है वो रहेगा, पेस्ट कर रहेगा, प्लस आपका नाम, आपका करंट वोटर आई डी कार्ड नंबर, आपका सीरियल नंबर और आपका पार्ट नंबर होगा। और बाजू में एक स्पेस रहेगी जिसमें आपको फ्रेश फोटो पेस्ट करना होगा। जी जी। अभी इसके BLO आपको 2 कॉपी देंगे, एक कॉपी आपके पास रखना है और दूसरी कॉपी आपको BLO को सबमिट करना है। अब ये समझना है कि ये एन्यूमरेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, यही बहुत अहम चीज़ है। इसमें 3 कॉलम दिए गए, कॉलम A, कॉलम B और कॉलम C। ये सारा खेल इसी में है। अगर फॉर एग्जांपल, अभी इससे पहले बताया था कि आपको 2002 की लिस्ट में आपका नाम सर्च करना है। अगर फॉर एग्जांपल ये समझिए कि 2002 की लिस्ट में अगर आपका नाम है, तो आपको कॉलम A फिलअप करना होगा। कॉलम A में क्या फिलअप करना है? आपका करंट वोटर आई डी कार्ड नंबर, करंट सीरियल नंबर और करंट पार्ट नंबर और आपका नाम, आपका आधार कार्ड नंबर, आपके अहलिया का नाम, आपके फादर का नाम एंट्री करना होगा। और अभी फिल वक्त जो एन्यूमरेशन फॉर्म जब BLO देके जाएंगे, किसी को कोई दस्तावेज देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। खाली एन्यूमरेशन फॉर्म आपको लेना है, लेकर घर पर बैठकर आपको सुकून से फिलअप करना है। जी जी। अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में है, तो आपको कॉलम A में ये सारी एंट्री करनी होगी। अगर तो? आपका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है और आपके वालिद वालदा या ग्रैंड पेरेंट्स, ये ग्रैंड पेरेंट्स में आपके दादा दादी, पेरेंटल या मैटरनल, अच्छा, ओके, जिसका भी अगर नाम है तो वो आपको एंट्री करना है। यानी दादा दादी, दादा दादी, नाना नानी और आपके फादर और मदर का किसी का भी नाम 2002 की लिस्ट में अगर है, आपका नाम नहीं है, तो आपको कॉलम B में एंट्री करना होगा। कॉलम B में क्या एंट्री करेंगे? आपका नाम, आपका करंट वोटर आई डी कार्ड नंबर, आपका सीरियल नंबर, पार्ट नंबर और जिसका भी नाम 2002 की लिस्ट में है, उनका वोटर आई डी कार्ड नंबर, उनका पार्ट नंबर, उनका सीरियल नंबर आपको एंट्री करना है। जी जी। और कॉलम C में अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, आपके वालिद वालदा का भी नहीं है और आपके ग्रैंड पेरेंट्स का भी अगर नहीं है, तो आपको कॉलम C में आपको एंट्री करना है। एंट्री कर अभी दस्तावेज किसी को देने की जरूरत नहीं है। वो देने के बाद आपको एन्यूमरेशन फॉर्म फिलअप होगा। वो फिलअप करने के बाद आपको BLO को सबमिट करना है। जी जी। BLO को सबमिट करने के बाद एक 10 डेज, ये 15 डेज के बाद आप लोगों को एक ड्राफ्ट, एक नोटिस दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिस दी जाएगी। ये किसको दी जाएगी? जिसका नाम जो कॉलम B और कॉलम C फिलअप किए हैं, नोटिस उसी को दी जाएगी। अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में अगर है, जो आप कॉलम A में फिलअप कर रहे हो, तो आपको कोई दस्तावेज ना देने या बताने की जरूरत है। जी जी जी। तो अभी नोटिस उन्हीं को मिलेगी जिसका नाम कॉलम B और कॉलम C में है। जी जी। कॉलम B में जिसका उनका नाम है, जिसका नाम वोटर आई डी कार्ड लिस्ट में नहीं है, लेकिन उनके वालिद और वालदा का नाम है, उनको कॉलम B में, कॉलम B वाले है। ये ऐसे लोग को नोटिस दी जाएगी। नोटिस में ये बताया जाएगा कि फलां दिन फलां प्लेस पर आपको डॉक्यूमेंट लेकर आना होगा। जी जी जी। तो वो टाइम पर, जो टाइम दिया जा रहा है, वो टाइम पर आप दस्तावेज लेके जाना है। अभी ये देखेंगे एक्चुअली ये दस्तावेज है क्या। जी जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से जी। ये 11 डॉक्यूमेंट्स दिए गए। अब भी ये 11 डॉक्यूमेंट को छोड़कर आप कोई दूसरे अगर डॉक्यूमेंट्स अगर आप सबमिट करने की कोशिश करेंगे तो एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट नहीं है। जी।
लेकिन फिर ये बात भी वाजे कर दूं, इलेक्शन जैसा अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से नवंबर में स्टार्ट किया गया था, उसके बाद कई लोग सुप्रीम कोर्ट अप्रोच हुए, तो ये SIR में भी प्रोसेस में भी कई तब्दीली आना शुरू हो गई। जी जी। ओके, इनिशियली बेचारे जो बिहार में जब फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, उनको बेचारों को ABCD पता नहीं था। ओके, कई नाम निकाले गए, लेकिन अभी थोड़ा ये प्रोसेस सिंप्लीफाइड हो रहा है। तो जैसा आप एन्यूमरेशन फॉर्म देंगे, एक 15 डेज के बाद आपको नोटिस आएगी, वो नोटिस लेकर आपको एक प्लेस पे जाकर आपको दस्तावेज देना होगा। अब वो दस्तावेज क्या है, पहले अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर हो और आप कॉलम B में कॉलम C में आ रहे हैं, तो उन्हीं को ये दस्तावेज देना है। अगर आप पहले गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय हो तो आपका गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड बता दीजिए, आपको लिस्ट में SIR लिस्ट में आपका नाम रखा जाएगा। जी जी जी। सेकंड, अगर आप कोई एक पेंशनर अगर हो तो आप पेंशन ID कार्ड बता दीजिए, आपका नाम वोटर ID कार्ड लिस्ट में रखा जाएगा। ये तीसरा डॉक्यूमेंट, अगर कोई एक कॉरपोरेशन में काम कर रहे हो, कॉरपोरेशन यानी LIC है, प्राइवेट बैंक्स है, प्राइवेट APSRTC, यहाँ पे TGSRTC है, HAL, IDPL, DRDL, ऐसे अगर कॉरपोरेशन में अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ का आप आइडेंटिटी प्रूफ दे दीजिए, बस आपका नाम लिस्ट में रखा जाएगा। ये चौथा डॉक्यूमेंट, अगर आप पढ़े लिखे हो, मतलब यानी 10th है, मिनिमम 10th अगर क्वालिफिकेशन अगर है तो आपका 10th का मेमो या TC, दोनों में से अगर कोई एक डॉक्यूमेंट अगर आप बता देंगे तो आपका नाम लिस्ट में रखा जाएगा। और ये 5th डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट है, ये पासपोर्ट वैलिड पासपोर्ट भी रह सकता है, या अगर रेन्यू नहीं भी हुआ है तो वो पासपोर्ट अगर आप रख लेंगे तो आपको पासपोर्ट आपको BLO को बताना होगा, उसके बाद आपका नाम लिस्ट में रखा जाएगा। ये 6th डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट। ये बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर ही काफ़ी मिसगाइडेड इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे बता रही है कि ये एक वन ऑफ द 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट है, ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है। कई लोग ये बता रहे हैं कि जो 1960s, 70s, 80s में पैदा हो रहे हैं कि वो लोग ये डर रहे हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट लाजिम डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल ये लाजिम डॉक्यूमेंट नहीं है। अभी अगर आप ये बर्थ सर्टिफिकेट के अगर डिटेल में अगर आप जाएंगे तो 1969 में पहली बार पार्लियामेंट में बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट लाया गया था। उसके बाद ये बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट को बार बार अमेंड किया गया। ये 2004 में अमेंड किया गया, 2014 में किया गया, फिर 2023 में लास्ट किया गया था। अक्टूबर 1, 2023 को पार्लियामेंट में बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट को अमेंड किया गया था। उसके तहत अगर आपको आगे अगर वोटर ID कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड है, या ड्राइविंग लाइसेंस है, बैंक में अकाउंट ओपन करना है, या आपको स्कूल में एडमिशन चाहिए, या कोई गवर्नमेंट को जॉब अप्लाई करना चाहिए, उन सब के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट लाजिम करार दिया गया। लेकिन यहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशन कई लोग से ये हो गई कि ये कानून लाया गया कि बर्थ सर्टिफिकेट हर एक को लाजिम है। ये हर एक को लाजिम नहीं है। जो अक्टूबर 1, 2023 के बाद जिसकी भी पैदाइश हो तो उन्हें ये लाजिम है। जी। तो ये मिस इंटरप्रिटेशन आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए। जो अक्टूबर 1, 2023 के बाद जिसकी भी पैदाइश है उन्हें बर्थ सर्टिफिकेट लाजिम है। ये एक वन ऑफ द 11 डॉक्यूमेंट में से ही है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए, नहीं तो कोई 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट देने से भी आपका काम हो जाएगा। जी। एक सवाल ये पैदा होता है, आपने SSC की बात की, SSC सर्टिफिकेट की बात की, तो आप बताइए कि अगर कोई SSC भी नहीं करता है तो क्या TC जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है स्कूल का वो भी चलेगा? ये TC भी चलेगा आपका। जी। ये TC एक वन ऑफ द वैलिड डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में जैसा बताया था, मैं इनिशियल जब SIR का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था उसको वो TC को भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। लेकिन कई लोग सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर या रिट पिटिशन दाखिल करने के बाद ये TC को भी अभी एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट के साथ लिया जा रहा है। जी। अच्छा, एक बताइए कि अक्सर जो हैदराबादी हैं या तेलंगाना के जो लोग हैं वो ख़ासतौर पर जो मुसलमान वो बाहर रहते हैं, हमारे हिंदू भाई भी बाहर हैं, चाहे मुत्तहिदा अरब इमारात में हो, सऊदी अरब में हो, या दूसरे खलीजी ममालिक में हो, कतर वगैरह में, तो उनका क्या मसले का क्या हल है? जी देखिए, यहाँ पर उनके गार्डियन कोई ना कोई यहाँ पर हैं। जी। और उनकी फैमिलीज यहाँ पर हैं। और ये अगर आप एक NRI हैं, अगर आपका वोटर ID कार्ड वैलिड डॉक्यूमेंट है तो आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो जब SIR होगा, जब BLO मकान पे आएंगे तो आपका जो पासपोर्ट कॉपी है, पासपोर्ट कॉपी बता देने से काफ़ी है। अगर आपके मैं NRI की बात कर रहा हूँ, अगर आपके वालिद वालदा का नाम या आपका नाम 2002 की लिस्ट में अगर है तो कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका वालिद वालदा का नाम किसी में एक या ग्रैंड पेरेंट का नाम अगर है तो आपको कोई एक डॉक्यूमेंट देना होगा, वो डॉक्यूमेंट भी आपका पासपोर्ट कॉपी है। तो आपका पासपोर्ट आपको जैसा
जैसा आपको नोटिस आएगी, आपके जो पेरेंट्स हैं या फैमिली मेम्बर्स कोई हैं, अगर आप फैमिली मेम्बर्स अगर BLO के पास जाकर पासपोर्ट कॉपी बता देंगे तो आपका नाम SAR लिस्ट में रखा जाएगा। जी जी जी। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो 11 डॉक्यूमेंट आपको मैं बता रहा हूँ, वो 11 डॉक्यूमेंट भी जो सिटीजनशिप एक्ट के तहत आपको डॉक्यूमेंट बताना है। यानी अगर आप कॉलम B में और कॉलम C में अगर आपका नाम है, आपकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से अगर पहले अगर है, तो आपको कोई एक डॉक्यूमेंट, 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट बताना है। जी जी। अगर आपका वालिद का नाम रहने दीजिए नहीं रहने दीजिए, कोई एक डॉक्यूमेंट बताना कंपलसरी है। या अगर आपकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच में अगर है, तो आपको 2 डॉक्यूमेंट बताना है। अच्छा। 2 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट आपका होगा और एक डॉक्यूमेंट आपके वालिद या वालदा, दोनों में से कोई एक का रहना जरूरी है। और दोनों में से वालिद या वालदा में से कोई एक इंडियन सिटीजन होना लाजिम है। जी जी। और एक अगर आप दिसंबर 2, 2004 के बाद अगर आपकी पैदाइश अगर है, तो आपको 2 डॉक्यूमेंट बताना है। एक आपका डॉक्यूमेंट और आपके वालिद और वालदा दोनों भी इंडियन शहरी रहना जरूरी है। अच्छा। तो तभी जाके आपका नाम लिस्ट में रखा जाएगा। जी जी। नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक राय दहिंदों की उम्र का सवाल है, 18 साल के अगर आप हो जाएं या आपके बच्चे 18 साल के होते हैं, तो समझिए कि उनका नाम बहैसियत वोटर दर्ज किया जा सकता है। और इस सिलसिले में आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनाब मोहम्मद अब्दुल मोईद, जो एक माहिर क़ानून भी हैं और मी सेवा फेडरेशन जो है तेलंगाना की, उसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं और अच्छी रहनुमाई भी करते हैं। तो आप को मैं ये बताता हूँ कि उन्होंने भी यही कहा है कि 18 साल के अगर आप बच्चे हो जाएँ तो फिर फ़ौरन अपना नाम यानी फ़हरिस्त राय दहिंदगान में शामिल करवाइए। और ये कैसे किया जाता है, क्या फॉर्म 6 पुर करना ज़रूरी है, ये सवाल हम करेंगे। ये एक अहम चीज़ है, जिसका भी नाम फिल वक्त वोटर आई डी कार्ड लिस्ट में अगर नहीं है, यानी 18 साल के हो गए, 18 साल के भी हो, या कई लोग के नाम ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से निकाल दिए गए हैं, वो सर्च कर लीजिए। अगर आपका करंट वोटर आई कार्ड अगर नहीं है, तो फौरी आप आपके नियरेस्ट मी सेवा सेंटर पे या ऑनलाइन सेंटर पे, या आप खुद ऑनलाइन घर बैठे भी आप कर सकते हो। ये प्रोसेस समझाता हूँ मैं, ये इसको बोलते हैं फॉर्म 6। अच्छा। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ जाने के बाद फॉर्म 6 फिलअप कीजिए। फॉर्म 6 फिलअप करने के लिए आपको 3 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड है, सेकंड डॉक्यूमेंट आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल या गैस बिल है, ये थर्ड आपके फोटोग्राफ। ये 3 डॉक्यूमेंट लेकर आप आपका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जी जी जी। इसमें आपको नए वोटर के हिसाब आपको शामिल किया जाएगा। वो ये इंस्टेंट प्रोसेस नहीं है। ये आप फॉर्म 6 फिलअप करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा, वो उसको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर भी बोलते हैं। वो उसके बाद वो BLO के पास जाएगा, BLO क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि आपके मकान पे आकर कि आप यहाँ पर रिहाइश करते हैं या नहीं है। उसके बाद आपका नाम वोटर आई डी कार्ड लिस्ट में लिखा जाएगा। और ये बहुत अहम चीज़ है। काफ़ी लोग ये समझते हैं कि वोटर आईडी का मतलब खाली इलेक्शन के टाइम पर कोई पॉलिटिकल पार्टी को वोट डालना है। ये बिल्कुल नहीं है। ये आप लोगों की सरासर गलत फहमी है। आप लोग जाइए और वोटर आईडी कार्ड, आप वोट डालना तो कंपलसरी आपका हक है, वो भी वोट डालना है, और वोटर आईडी कार्ड भी आपका साथ रखना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक शऊर बेदारी का सवाल है, जनाब मोहम्मद अब्दुल मोईद ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मुसलमानों में शऊर की कमी है, मुसलमानों में रहनुमाई करने वालों की कमी है, और नतीजे में ये मुख्तलिफ उलझनों का शिकार हो जाते हैं। और ख़ास तौर पर जब डिसिप्लिन की बात आती है, यानी स्ट्रीम लाइन करने की बात आती है दस्तावेज़ात को, इस मामले में भी हम बहुत ज़्यादा पीछे दिखाई देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे जो बच्चे होते हैं, उनके जो तालीमी असनादात होते हैं या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो कहीं एक इधर रख देते हैं, कहीं दूसरा उधर रख देते हैं, यानी ऐसा लगता है कि फाइल बनाकर नहीं रखते। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये देखिए, अभी डॉक्यूमेंटेशन पहले, मैं 2000 पहले की बात कर रहा हूँ, मैं 2000 से पहले की डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस सही नहीं रखा जाता था। लेकिन अगर अपने बच्चों का अगर डॉक्यूमेंटेशन अब सही नहीं रखेंगे, तो आगे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा आप लोगों को। तो यही वो रिक्वेस्ट है। आप भी फिल वक्त आपके तो डॉक्यूमेंटेशन थोड़े बहुत सही होंगे। अगर आपके बच्चों के डॉक्यूमेंटेशन पर तवज्जो दीजिए। अगर नहीं देंगे तो शायद
आपके बच्चों को इंडियन सिटीजन रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा अभी बहुत मुश्किल है। ये छोटी छोटी चीज़ जो है वो उसको अगर हम लोग फॉलो कर लेंगे तो वो इंशाल्लाह आपकी भी बेहतरी होगी और आप लोगों के बच्चों की भी बेहतरी होगी। अक्सर देखिए मोहित साहब, ये देखा जाता है कि जो तालीमी सर्टिफिकेट्स होते हैं, यानी बच्चा केजी से लेकर अगर 10th में जाता है तो सिर्फ 10th का सर्टिफिकेट उसके पास होता है, तो दूसरे सर्टिफिकेट जो होते हैं वो फेंक दिए जाते हैं। जबकि मैं समझता हूँ कि माँ बाप का ये फर्ज बनता है कि वो एक फ़ाइल बना दें। जी बिल्कुल। एक्चुअली पहले उतना शौर नहीं था रियाज साहब, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग जो मैं देख रहा हूँ, जो एक्चुअली मैं फील्ड में रहता हूँ, सारे माँ बाप अभी फाइल बना के बच्चों की रख रहे हैं और ये बहुत अहम स्टेप है। जी। ओके, क्योंकि अभी आगे जाके कानून कैसा होगा क्या होगा पता नहीं। जो डॉक्यूमेंट अगर आगे मांगे जाएंगे, अगर आप बच्चों की फाइल अगर बना के रखें तो वो बहुत कारगर साबित होगी आगे आपको। जी। जैसा कि एनआरआईज़ के बारे में कहा है, मैं चाहूँगा कि फिर दोबारा हमारे जो नाज़रीन हैं उनको एनआरआईज़ के जो मसाइल हैं, ख़ासतौर पर इस मामले में एसआईआर के ताल्लुक से, वो उसे किस तरह निपटना चाहिए, ज़रा बताएं तो। अभी देखिए वही जैसे पहले बताया था मैं, एनआरआईज़ अगर आपका डॉक्यूमेंट, अगर आपका 2026 में अगर वोटर आई.डी. कार्ड लिस्ट में नाम अगर है तो आपका पासपोर्ट कॉपी एक डॉक्यूमेंट काफ़ी है। वो आपके जो फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर हैं वो उनको पासपोर्ट कॉपी आप दे दीजिए। जैसा बीएलओ आएंगे, आप कैटेगरी ए में आ रहे हैं या बी में आ रहे हैं या सी में आ रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट। ओके, जैसा बताया था अगर बी और सी में आ रहे हैं तो आपका पासपोर्ट, अगर आप 1987 से अगर पहले पैदाइश है तो एक पासपोर्ट कॉपी आपका बता देने से एसआईआर के लिस्ट में नाम रखा जाएगा। अगर कैटेगरी सी में आ रहे हैं तो आपको ये बताना होगा कि आपके फैमिली, आपके फादर या मदर यहाँ पे हिंदुस्तानी है, उनका भी पासपोर्ट कॉपी बता दीजिए। आप बताकर आपका पासपोर्ट कॉपी दे दीजिए तो आपका नाम लिस्ट में रखा जाएगा। अगर आपका नाम 2026 के लिस्ट में नहीं है तो फौरी आप फॉर्म 6 फिलअप करने के लिए आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको बोलिए, इंशाल्लाह यहाँ पर आपका फॉर्म 6 फिलअप किया जाएगा। जी। और ये ऑलरेडी 6 डॉक्यूमेंट की बात हो गई थी, ये 7वां डॉक्यूमेंट आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट, यानी 11 सर्टिफिकेट, 11 डॉक्यूमेंट में से 6 डॉक्यूमेंट पे तो ऑलरेडी बात हो गई थी। ये 7वां डॉक्यूमेंट आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। ये कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये बोला गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये बोला गया कि एसटी, एससी और ओबीसी अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो आप कास्ट सर्टिफिकेट आपको बीएलओ को बताना होगा। लेकिन छोटी पेचीदगी यहाँ पे लीगल मैटर क्या हो गया कि अपने ये तेलंगाना में BCA, BCB, C, D और E, मोस्टली मुसलमानों के पास BCE सर्टिफिकेट होता है, लेकिन उसको OBC सर्टिफिकेट बोला नहीं जाता। OBC सर्टिफिकेट एक सेपरेट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है। तो अभी ये ऑलरेडी ये तेलंगाना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इलेक्शन कमीशन के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि BCE डॉक्यूमेंट को भी एक्सेप्ट करना है या नहीं है। ये क्लैरिटी इंशाल्लाह 2 या 3 दिन के बाद वो आ जाएगी। ये OBC सर्टिफिकेट जो बोला जाता है, मुसलमान के खाली 4 तबकों में को दिया जाता है। एक पहले कुरैशी ब्रदर्स, दूसरा लद्दाफ, फिर तीसरा पिंजारे और चौथा अगर मेहतर है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट में से ये चारों ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और ये भी एक एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि BCE सर्टिफिकेट को भी मोस्टली एक्सेप्ट किया जाएगा, क्यों मतलब ये तेलंगाना में वो सेपरेट है। तेलंगाना हुकूमत से भी मैं अपील कर रहा हूँ कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बात कीजिए और BCE सर्टिफिकेट को भी आप इसमें ये 1 ऑफ द 11 डॉक्यूमेंट में आप शामिल कीजिए। जी। ये 8th डॉक्यूमेंट है रेजिडेंस सर्टिफिकेट। अगर आपके पास अगर रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी अगर हो तो वो रेजिडेंस सर्टिफिकेट बता दीजिए, इंशाल्लाह आपका नाम इसमें रखा जाएगा। क्या है रेजिडेंस सर्टिफिकेट के बारे में? ये रेजिडेंस सर्टिफिकेट देखिए मोस्टली ये मी सेवा के जरिए से आपको निकालना है। अच्छा। आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट क्या क्या चाहिए? आपका करंट आधार कार्ड, आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट, आपको एजुकेशन डॉक्यूमेंट यानी जब 10th का मेमो या कोई बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जो स्कूलिंग की अगर बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो तो वो बेहतर रहेगा। उसके बाद आपका मदर फादर का आधार कार्ड और आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल और एक फ़ोटो लेके जाके आपके करीबी मी सेवा में आप रेजिडेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कीजिए। और उसके बाद एक 1 वीक 10 डेज में आपको रेजिडेंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेकिन ये किसको है? जिसके पास 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट अगर नहीं है। अगर आपके पास पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, SSC मेमो है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो आप जब जाके आप रेजिडेंस सर्टिफिकेट आप अप्लाई कीजिए। और ये 9th डॉक्यूमेंट है आपका फॉरेस्ट लैंड एक्ट बिल। ये फॉरेस्ट लैंड एक्ट बिल ये तेलंगाना में अभी नहीं है, ये नॉर्थन स्टेट में है। जिसके भी फॉरेस्ट के लैंड से उनको पट्टा दिया गया था नॉर्थ स्टेट में, खाली उनका है। और एक अहम चीज़ 10th डॉक्यूमेंट, अगर 1987 से पहले
अगर आपके नाम पे या आपके फैमिली मेम्बर पे नाम पे किसी के नाम पे अगर कोई लैंड रिकॉर्ड्स अगर है, जैसे फॉर एग्जांपल अब तेलंगाना में पहानी रिकॉर्ड्स है या सेल डीड्स अगर है, अगर आपके नाम पे या आपके वालिद वालदा के किसी के नाम पे हैं, आप ये डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट भी आप अच्छा, बता ये भी दे सकते हो। सकते हैं। ये भी दे सकते यानी हैं। पट्टा पासबुक रहती है लोगों की। पट्टा पासबुक है या पहानी रिकॉर्ड्स अगर है और या सेल डीड्स अगर है 87 से पहले, तो वो भी एक अहम डॉक्यूमेंट है। जी, जी। और आपका 10th डॉक्यूमेंट है एनआरसी लिस्ट। अगर एनआरसी लिस्ट यहाँ पर खाली असम में की गई है, ये अपने पास वो तेलंगाना में अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो डॉक्यूमेंट तो फिल वक्त अभी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। जी। और एक अहम चीज़, जैसा एसआईआर नवंबर में स्टार्ट किया गया था, उसके बाद जैसा मैं पहले बताया कई लोग रिट पिटिशन दाखिल किए थे। जी। तो एक महीना पहले सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि आधार कार्ड को भी एक्सेप्ट करना है। जी। लेकिन ये आधार कार्ड को एक पार्शियल डॉक्यूमेंट के ऐसा एक्सेप्ट किया जा रहा है। पार्शियल डॉक्यूमेंट इन द सेंस ये एक आपका आधार कार्ड के साथ कोई और दूसरा डॉक्यूमेंट भी आपको देना, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी देना आपको बेहद ज़रूरी है। तो खाली एक आधार कार्ड रहने से, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक या ड्राइविंग लाइसेंस ये रहने से ये आप लोग ये मत समझिए कि एसआईआर में ये काम आएंगे, ये बिल्कुल काम आने वाली चीज़ नहीं है। तो आपको जो 12 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको रखना बेहद ज़रूरी है। जी। वैसे मैं समझता हूँ कि हर हिंदुस्तानी के पास पासपोर्ट तो ज़रूर होता है। अगर पासपोर्ट नहीं, ये गलत फहमी है। एक्चुअली ये जो मैं रिसर्च करके बता रहा हूँ, तेलंगाना में 17% लोग के पास ही पासपोर्ट है। जी। तो मतलब 83% लोग के पास पासपोर्ट नहीं है। तो अभी बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसा कास्ट सर्टिफिकेट बताया, मैं रेजिडेंस सर्टिफिकेट बताया, अगर जिसके पास भी ये डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है तो आप करीबी आपके मी सेवा में जाकर आप इंशाल्लाह आप दाखिल कर लीजिए। इंशाल्लाह जैसा भी एसआईआर ऑफिशियली तो स्टार्ट हुआ नहीं है, जैसा स्टार्ट होगा वो डॉक्यूमेंट आपको बता दिया जाएगा। जी। ये बहुत अच्छी बात है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक मोहम्मद अब्दुल मोईद साहब का सवाल है, मी सेवा जो तेलंगाना में है उसके कर्ता धर्ता है और काफ़ी सालों का उन्हें ये तजुर्बा है। और ये कह सकते हैं कि जिस तरह की डिसिप्लिन की बात उन्होंने कही है, स्ट्रीमलाइन करने की बात की है, सर्टिफिकेट्स वगैरह को फाइल्स बनाने की बात की है, वो खुद कई मसाजिद में पहुँच कर नमाज जुमा के मौके पर या फिर आम दिनों में खिताब कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं। और आपको ये बता दूँ कि सियासत हब फाउंडेशन के जो बानी हैं जनाब आमिर अली खान साहब, न्यूज़ एडिटर सियासत, उन्होंने भी वादे तौर पर कहा है कि जनाब मोहम्मद अब्दुल मोईद के लेक्चर यहाँ पर भी शुरू किए जाएंगे ताकि आवाम की रहनुमाई हो सके, आवाम में शऊर बेदार किया जा सके। क्योंकि आवाम में खामखा मैं समझता हूँ कि खौफ पाया जाता है। खौफ की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल खौफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको शऊर पैदा करना बेहद ज़रूरी है। जी। अभी देखिए, ये एसआईआर का ही सैंपल ले लीजिए आप। कई लोग हैं जो एसआईआर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अभी आपने नॉर्मल ज़िंदगी में इतना वो बिजी हैं कि उनको एसआईआर के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर दिन उनको ज़िंदगी कैसे काटना है उसमें ही टाइम गुजर जाता है। तो मैं ये अपील कर रहा हूँ हर कमेटी को या ये एसोसिएशंस को कि आप लोग ये एसआईआर के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाएं। आपका तो काम आप इंडिविजुअली कर सकेंगे, लेकिन आप जो लोअर मिडिल क्लास है, जो उनको एसआईआर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, आप उनको जाके हेल्प कीजिए। ये 11 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट है या नहीं है क्रॉस वेरीफाई कीजिए, या 2002 की लिस्ट में उनका नाम है या नहीं है, आप जाके क्रॉस वेरीफाई कीजिए। ये कोई एक आदमी का काम नहीं है, 10 आदमी का काम नहीं है, लाखों लोग इससे जुड़ना है। जुड़ने के बाद ही एसआईआर सक्सेसफुली तेलंगाना में कंप्लीट कर सकेंगे। ये आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि एक छोटे छोटे कमिटीज़ बनाइए और एक जिम्मेदारी से काम कीजिए। और ये शऊर जो एसआईआर का जो शऊर है वो हर तबके तक, लास्ट एंड जो सिटीजन है वहाँ तक आप फैलाइए। अगर आप नहीं फैलाएंगे, खुदा ना खासा 2026 के लिस्ट एसआईआर के लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो पता नहीं आगे ये लोग कौन सा कानून लाएंगे, कैसा कानून लाएंगे। एक पार्लियामेंट में बिल पास कर देने से कानून बन जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं फिर से आपको डरा नहीं रहा हूँ, अगर ये कानून ला दिया जाएगा कि 2026 के लिस्ट में आपका अगर नाम नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई नहीं कर पाओगे या आप पासपोर्ट अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि 2026 में आपका नाम नहीं है। अगर ऐसा कुछ कानून अगर लाया जाएगा तो आप जब अलग थलग पड़े जाओगे, आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा। फिलवक्त अपने पास टाइम है,
ओके, बिल्कुल तो आपने ये सही कहा। बिल्कुल ये टाइम को आप वेस्ट मत कीजिए और फौरी से जल्द से जल्द कमिटीज़ बना लीजिए, कमिटीज़ बनाकर इंशाल्लाह काम कीजिए। अच्छा ये बताइए कि जहाँ तक मसाजिद का सवाल है या फिर बस्तियों का सवाल है, आप देखें कम्युनिटी हॉल्स होते हैं, वहाँ पर भी इस तरह के इक़दाम किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि किस तरह यानी हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है या उनकी जो वेबसाइट है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जी तेलंगाना की, तो वहाँ पर भी आपको जैसा कि आपने बताया है कि वहाँ साइट पर जाकर आप अपना नाम मालूम कर सकते हैं। देखिए, अभी मैं टोली चौकी में काम कर रहा हूँ मोस्टली। अभी ऑर्गेनाइजेशन बनता कैसे है, हर मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह खिताब हुआ और वो मस्जिद के जो जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारान हैं वो लोग अभी वहाँ पर अपने खर्चों पर एक लड़के को बिठाए हैं और वो लोग, उनको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि एक्चुअली सर्च कर बताया कैसे जाता है। और जितने भी वो कॉलोनी के लोग को जिसको भी इश्यू है वो मस्जिद के पास आ रहे हैं या कोई एक प्राइवेट प्लेस पर जहाँ पर ये जिम्मेदारान बैठे हैं वहाँ पर आ रहे हैं। और हर एक को सर्च करना आसान नहीं है। वो जो स्पेशली ट्रेंड लड़के लोग हैं उनको आकर आप खाली बोलिए कि ये कैसा सर्च करना है, वो सर्च कर आपको पार्ट नंबर और सीरियल नंबर वगैरह देंगे और आपको गाइड करेंगे। तो ऐसे ही अगर प्रोसेस अगर सारे एरिया में पूरे तेलंगाना में अगर इंशाल्लाह अगर स्टार्ट कर दिया जाएगा तो आसानी होगी। जैसा बताया मैं, ये 1 2 10 आदमी का काम नहीं है, ये हज़ारों लोग इससे जुड़ना है। जुड़ने के बाद ही सक्सेसफुल कैंपेन रन कर सकते हैं। वैसे भी आपने कहा है कि अपने बच्चों की खिदमत हासिल कीजिए। वैसे भी आप देखेंगे कि हर घर में मोबाइल फ़ोन्स की बहुतात है और इस कदर ज़्यादा है और बच्चे तो इस कदर परफेक्ट हैं कि वो बआसानी आपका नाम बता सकते हैं कि 2002 की लिस्ट में है या नहीं। जी वही, आप जब अगर आपके पास शऊर ही नहीं है तो आप सर्च कैसे करोगे आप। तो ये मैसेज लास्ट एंड वो बच्चे तक जाना है जो बोल रहे हैं कि मोबाइल यूज़ करना आता है उनको। अगर ये मैसेज जाएगा कि कैसे यूज़ करना है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कैंपेन सक्सेसफुली होगी। फिर से मैं बता दूं सर्च कैसे करना है। आपको ceotelangana.nic.in ये वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर तेलंगाना स्टेट सेलेक्ट कीजिए। तेलंगाना स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉन्स्टिट्यूंसी सेलेक्ट कीजिए, पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी सेलेक्ट कीजिए और कॉन्स्टिट्यूंसी वो सेलेक्ट करना है जो 2002 में कॉन्स्टिट्यूंसी थी। जी। अगर आप फॉर एग्जांपल पहले आप डिस्ट्रिक्ट में थे, पहले आप निज़ामाबाद में थे, आज यहाँ पर अगर आप नामपल्ली में अगर हो तो आपको निज़ामाबाद सेलेक्ट करना होगा। निज़ामाबाद में वो असेंबली सेगमेंट सेलेक्ट करना होगा, तभी जाके आपका नाम वहाँ पर डिस्प्ले होगा। अगर आपका नाम नहीं है वहाँ पर और एक चीज़ है, कई लोग 2002 में भी वोट डाले हैं लेकिन उनका नाम नहीं है। रीज़न ये नहीं है कि जब SIR हुआ था कई कॉलोनीज को छोड़ दिया गया, वहाँ पे SIR किया ही नहीं गया था। हाँ, ये भी अगर आप ऐसे कम्युनिटी अगर काम नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल आप फ्लैट सिस्टम है, देखिए अगर एक 10 फ्लैट है, अगर BLO फ्लैट नंबर 1, फ्लैट नंबर 2, फ्लैट नंबर 3 पे आएंगे और कुछ दुश्वारी से फ्लैट नंबर 5 तक नहीं चढ़ पाएंगे तो आप ये SIR में महरूम हो जाएंगे। अगर आप ऐसे सोसाइटी अगर काम करेंगे तो BLO को नीचे ही बिठाकर, और BLO पर भी प्रेशर बहुत है। और मैं तेलंगाना के आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि BLOs पर प्रेशर बहुत है, आप उनके साथ मिलकर काम कीजिए। आप उनका भी ताउन कीजिए क्योंकि उनके एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम दिया जा रहा है। बिल्कुल उनके साथ काम कीजिए, उनको प्रेशराइज मत कीजिए। हाँ, ये बात बहुत सही कही है। अहम चीज है क्यों, मतलब बेचारे ये लोग भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये बेचारे खुदकुशी कर रहे हैं भाई। उत्तर प्रदेश में कई वाकयात है। अभी तक देखिए ऑल ओवर इंडिया में 100 से ज्यादा BLO खुदकुशी कर लिए और उनके पर प्रेशराइज किया जा रहा है कि थोड़े नाम निकालने का। इसलिए गुजारिश ये है कि BLO साहब के साथ मिलकर काम कीजिए, इंशाल्लाह काम सही होगा। यकीन मानिए अगर कोई आपका नाम निकालने की कोशिश करता है तो आप जमहूरियत के जरिए और अपने जमहूरी अमल के जरिए उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा रसीद कर दीजिए जिसकी गूंज सारे हिंदुस्तान में सुनाई दे। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गुजरात का जो सलाबतपुरा है वहाँ पर BJP कारपोरेटर पर इल्ज़ाम आयद किया है मुसलमानों ने कि वो फॉर्म 7 के जरिए उनके नाम डिलीट कर रहा है। आखिर उसे हक कैसे पहुँचता है, ये सवाल करते हैं हम जनाब मोहम्मद अब्दुल मुईद से। अब ये देखिए, अब सबसे पहले समझने की कोशिश की कि फॉर्म 7 क्या है। अब फॉर्म 7 ऐसा होता है, अगर मेरे 2 वोटर आईडी कार्ड्स अगर हैं तो मैं एक अगर वोटर आईडी कार्ड कैंसिल करना है तो मुझे फॉर्म 7 फिलअप किया जाता है फर्स्ट इंस्टेंट। ये सेकंड इंस्टेंट में अगर किसी शख्स को ये मालूम पड़ जाए कि आगे का जो बंदा है वो इंडियन नहीं है और उसका अगर नाम निकालना है तो उसे फॉर्म 7 फिलअप करना होगा। फॉर्म 7 में सबसे पहला
जो लिखना है, जो अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे डाउट है कि आप इंडियन है या नहीं है, तो सबसे पहले मेरा नाम लिखना होगा, मेरा वोटर आई डी कार्ड का नाम लिखना होगा, मेरा मोबाइल नंबर लिखना होगा। उसके बाद मुझे ये डाउट रेस करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ को कि ये बंदे पर मुझे डाउट है। उसके बाद वो फॉर्म BLO के पास जाता है, वो BLO उसके बाद आपको नोटिस देता है, नोटिस देकर फॉर्म 7 में से आपका नाम निकालना है। लेकिन अभी ये देखा जा रहा है मुल्क भर में कि जो फॉर्म 7 में जिसका जो शिकायत करता है, जो शिकायत कर रहा है, वो उनका नाम ही नहीं है, ना उनका मोबाइल नंबर है, उनको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। खाली ब्लैंक फॉर्म 7 दिया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि फला शख्स है, उनका नाम निकाल दिया जाए, कि वो सरासर गलत है, लीगली बाइंडेड नहीं है। तो आप अगर BLO अगर आपके पास बुलाते हैं, फॉर्म 7 अगर आपके नाम से फॉर्म 7 आता है, तो आप उनके पास पूछिए जाकर कि शिकायतकर्ता कौन है। अगर शिकायतकर्ता का नाम अगर उसमें नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, तो स्ट्रेट अवे BLO से बोल दीजिए कि ये फॉर्म 7 को कैंसिल कर दीजिए। अगर शिकायतकर्ता का नाम वगैरह सब कुछ है, अगर BLO आपसे पूछ रहे हैं कि आपको ये प्रूव करो कि आप इंडियन हैं, तो आपको 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट बता दीजिए, इंशाल्लाह आपका नाम इसमें रखा जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा बहरहाल नाज़रीन, देखिए आपको किस तरह हमने रहनुमाई करने की कोशिश की है, शऊर बेदार करने की कोशिश की है, और SIR को आप ईजी मत लीजिए। और दूसरी अहम बात ये इस गुफ्तगू का हासिल ये रहा है कि अगर 2026 की वोटर लिस्ट में आपका नाम ना हो, तो फिर समझिए कि फिर आपको पासपोर्ट बनाने में, लाइसेंस बनाने में और दूसरे जो सरकारी स्कीमात है उससे इस्तेफादा करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुल्क के हालात क्या हैं, किस तरह जो मुस्लिम दुश्मन ताकतें हैं या फिर खपरस्त ताकतें हैं वो कैसे आप के को हक़ रायदही से महरूम रखना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह अंदाज़ा है कि वो आपके वोट हासिल नहीं कर सकते, तो वो कुछ ना कुछ साजिशें करेंगी क़वानीन की शक्ल में या फिर क़वानीन में तरामीम की या अमेंडमेंट के ज़रिए करेंगे। जैसा कि CAA आप देखें कि यानी सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट जो है, यानी शहरियत तरमीमी कानून है, आप सब सारे अदालतें भी अच्छी तरह जानती हैं कि ये मज़हब पर मबनी कानून है, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात ज़ेर दौरान हैं। अदालतों को फौरी तौर पर इस मुकदमे पर गौर करना चाहिए, इसकी समाअत यानी रोज की बुनियाद पर करते हुए बता देना चाहिए कि क्या CAA शहरियत तरमीमी कानून मजहब पर मबनी नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि CAA के तहत उन यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे जो ममालिक है वहाँ के अक़लियतों को यानी अक़लियतों को उसमें शामिल किया गया है। जैसे हिंदू को शामिल किया गया है, सिख को शामिल किया गया है, जैन को शामिल किया गया है, ईसाई को शामिल किया गया है, बुद्धिस्ट को शामिल किया गया है, और मुसलमान को शामिल नहीं किया गया। तो इसका मतलब यह है कि शहरियत तरमीमी कानून मजहब की बुनियाद पर है और हिंदुस्तान में मजहब की बुनियाद पर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो आप ये बताइए कि इस तरह के क़वानीन का मुकाबला कैसे किया जा सकता है? देखिए, कई मशहूर शख्सियत लोग सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल कर चुके हैं, लेकिन अभी अपना ये प्रॉब्लम क्या है इंडिया की जुडिशरी में, आज अगर रिट पिटीशन दाखिल होंगे तो वो सालों साल लग जाते हैं। जी। जब तक जो SIR का जो काम खत्म हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वहाँ तक जाने के बदले में जो काम करना है बड़े स्तर पर वो लोग काम कर रहे हैं। कई पिटीशंस आप जैसे बताए थे कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन अपने हाथ में जो है यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बोल रहे हैं, इंशाल्लाह वो सब मिलकर आज से कम्युनिटी अगर बना लेंगे तो सारे जितने भी सिटीजन्स हैं उनको आसानी होगी। जी। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि हमारे जो मुस्लिम में शादी ब्याह की जो दावतें होती हैं तो वो तो बड़े धूमधाम से होती हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरह मसाजिद की बुनियाद पर महल्लेवारी सतह पर आप शऊर बेदार कर रहे हैं, अपने दावतों में अगर जाते हैं, शादी ब्याह की तकारीब में जाते हैं, वलीमे की तकारीब में जाते हैं, वहाँ पर भी आप लोगों को, अपने दोस्त अहबाब को, अजीज़ और क़रीब को ये बता सकते हैं कि देखिए SIR को ईजी मत लीजिए और 2026 की जो वोटर लिस्ट है उसमें आपका नाम ज़रूर होना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो 18 साल की उम्र के हो चुके हैं, एक दिन भी ज़्यादा हो जाए तो आप इंतजार मत कीजिए और फॉर्म 6 फिल करते हुए शहर यानी वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाइए। जी, और ये एक अहम चीज़ है, कई लोग फिर से ये बता रहा हूँ मैं कि समझते हैं कि ये वोटर ID कार्ड रहना खाली इलेक्शन के टाइम पे वोट डालना है। ये बिल्कुल वैसा नहीं है, ये आपकी इंडियन सिटीजनशिप का एक सबूत है। तो कई लोग को सुना हूँ मैं कि ये बताते हैं कि बस इलेक्शन आप कौन सी पार्टी काम कर रही है, क्यों वोट डालकर टाइम बेकार करना है। ये सरासर अपने दिमाग में से निकाल दीजिए। आप लोग को वोट डालना ही है और आपका वोटर ID कार्ड आप अगर नहीं है तो करीबी मी सेवा सेंटर पे जाइए और फॉर्म 6 फिलअप कीजिए इमीडिएटली।
अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत ही ऐसे ज़्यादा अक्सरियत लोगों की मैंने देखी है कि उनमें शऊर नहीं है और तालीम भी नहीं है, तो उनकी मदद कैसे करनी चाहिए? ऐसे कम्युनिटी काम काम करना है सब। जैसा मैं पहले पहले बताया, अभी भी एसआईआर के को लेकर 60 to 70% लोग के पास शऊर ही नहीं है। ओके, उनको पता नहीं है एक्चुअली एसआईआर है क्या। अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने बिजी हैं कि उनका शाम का खाना कैसे होगा वही फिक्र में सुबह से लेकर शाम शाम हो जा रही है। ऐसे लोगों को हेल्प करना कम्युनिटी का काम है। और दूसरी बात देखिए कि पासपोर्ट्स का जैसे आपने कहा है कि इसे तेलंगाना रियासत में सिर्फ 17% आबादी जी के पास बिल्कुल, पासपोर्ट्स है। बिल्कुल। तो क्या ये लोग जो हमारे लोग हैं वो नहीं सोच सकते कि भाई अपने अरकान ख़ानदान के पासपोर्ट बना लें और बिल्कुल अपने आप को महफूज कर लें? वही अवेयरनेस अगर सबके पास तक लास्ट तक अगर अवेयरनेस पहुंची तो ये बेहतर है। पासपोर्ट बनाकर रखिए, ये आगे इंडियन सिटीजनशिप का एक बहुत बड़ा सबूत के तौर पे आपको काम आएगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि कतार के आखिरी शख्स तक भी ये इत्तला पहुंचनी चाहिए। ये मैसेज जाना बेहद हाँ। ज़रूरी है। जी जी जी। अच्छा ये बताइए, वैसियत एक आप कितने वर्षों से वापस आए हैं मी सेवा से? लास्ट 16 साल से मैं मी सेवा चला रहा हूँ मैं। और ये कोशिश यही है कि कम्युनिटी को कई ये फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, क्योंकि वो फैसिलिटीज़ कहाँ तक और एक सही मायने में लास्ट तक पहुँचना है, वही बेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अल्लाह इंशाल्लाह ऊपर वाला उसका सिला तो ज़रूर देगा, लेकिन यही कोशिश है सही इन्फॉर्मेशन लास्ट तक पहुंचना है। अभी जैसा सोशल मीडिया का दौर है, 90% फेक न्यूज़ फैलाए जा रहे हैं। जी हाँ। ओके, वो न्यूज़ फैलाने से ही काफ़ी लोग ओके मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन लेकर जी रहे हैं। क्या अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ मैं, ये सीनियर सिटीजन को लेकर, सीनियर सिटीजन कार्ड को लेकर ओके ये बोला जा रहा है कि आपको फ्लाइट में ये 50% दिया जाएगा, मेडिकल में पूरा ज़ीरो फ्री में हेल्थ दिया जाएगा। कई वीडियोस ये मौजूद है मार्केट में, लेकिन ये सरासर गलत इन्फॉर्मेशन है। ये सही इन्फॉर्मेशन ये है सीनियर सिटीजनशिप कार्ड जो जीएचएमसी बल्दिया की तरफ से यहाँ पे दिया जाता है, और इससे आपको खाली 2 एडवांटेज हैं। एक एडवांटेज ये है कि आपको आरटीसी बस में आपको एक सीट फराहम की जाएगी। एक दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको थोड़े पार्क्स है, वो पार्क में आपको जाने के लिए फ्री एंट्री है आपको। बस ये दो और ये दो है, लेकिन ऐसा व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे ऐसा डाला जा रहा है कि आपको 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है एयरप्लेन टिकट पे। बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। और आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है, वो हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है, वो भी सरासर गलत है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये आयुष्मान हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है, वो भी 70 ईयर्स एंड अबव के लोग के लिए। और यहाँ पे जो तेलंगाना गवर्नमेंट की हुकूमत की तरफ से दिया जा रहा है वो आरोग्यश्री कार्ड है। वो आरोग्यश्री कार्ड भी जिसके पास रेशन कार्ड है उनको ही दिया जा रहा है, इसमें एज लिमिट कुछ नहीं है। तो बहरहाल जी तो जो 70 ईयर्स एंड अबव है उनको आयुष्मान कार्ड आप ले सकते हैं। जी। जहाँ तक सीनियर सिटीजन का आपने बात की है, तो तेलंगाना में उसके क्या फ़वायद हैं, जो आसरा पेंशन वगैरह? आसरा अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक्चुअली ये 2021 में लाया गया था। जिसकी भी उम्र 57 ईयर्स एंड अबव था उनको ये आसरा पेंशन दिया जा रहा था, लेकिन अभी 2021 के बाद से अभी तक पूरा सारी चीज़ पेंडिंग है। अब फिर गवर्नमेंट की तरफ से एक डेट दी जाएगी, उसमें एक गाइडलाइंस दिए जाएंगे कि इतने उम्र वाले ही आप जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिल वक्त ना कोई मी सेवा से, ना कोई एमआरओ ऑफिस से, ना कलेक्टर ऑफिस से ये स्कीम का आगाज़ नहीं किया गया। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता देते हैं कि हमारे प्रोग्राम का वक्त हो चुका है, लेकिन हमने आपकी रहनुमाई के लिए ख़ास तौर पर आज ख़ास खबरें को इस तरफ मोड़ दिया है ताकि आपको फ़ायदा हो सके, आप में शऊर बेदारी हो सके। और ख़ास तौर पर वो लोग जो 18 साल के हो चुके हैं, हम फिर उनसे कहते हैं कि अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा लीजिए। और फॉर्म 6 के ज़रिए जो वोटर लिस्ट में नाम दाखिल करने की कोशिश, शामिल करने की जो कोशिश की जाती है, वो कब कामयाब होती है, उसका कितनी मुद्दत है? जी, मुद्दत अब 1 महीने के अंदर फॉर्म, एक्चुअली जब फॉर्म 6 भरा जाता है वो फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली बीएलओ के पास पहुंचता है। अच्छा। वो बीएलओ आपके मकान पे आएंगे, मकान पे आने के बाद वेरीफाई करेंगे, उसके बाद एक्सेप्ट या रिजेक्शन होगा। ये अमूमन 1 महीने के अंदर ये काम हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। और इसी सही बात, और ये देखिए काफ़ी लोग को जो एसआईआर को लेकर भी एक डाउट है कि 2002 की लिस्ट में मिस्टेक्स बहुत हैं। जी। नामों में मिस्टेक बहुत है। ये एक अहम चीज़ है। अब ये नामों में अगर आपका नाम मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ मैं,
अगर वहाँ पे 2002 की लिस्ट में इनिशियल है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल मोईद है, वहाँ पर मेरा नाम MA मोईद लिखा हुआ है 2002 की लिस्ट में, और अब यह 2026 की लिस्ट में मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल मोईद MOHMMED ABDUL MOID बल्कि लिखा हुआ अगर है, तो अभी जैसा मैं बोला SIR में के प्रोसेस में कई तब्दीलियां की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो वैसे डॉक्यूमेंट को भी अभी एक्सेप्ट किया जा रहा है BLO की तरफ से। अगर मेरा नाम MD मोईद लिखा हुआ था और यहाँ पर अगर मोहम्मद अब्दुल मोईद है तो ये डॉक्यूमेंट भी एक्सेप्टेड है। लेकिन ये नाम में कंप्लीट नाम में अगर चेंज अगर है तो वहाँ पर अगर आपका नाम रहमान है और यहाँ पे अगर 2026 के उसमें आपका नाम अगर वो शरीफ है तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक अगर है तो वो स्पेलिंग मिस्टेक अगर में ज़्यादा नाम में अगर डिफरेंस नहीं है तो उसका एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स है। मैं हमेशा ये एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मेरा नाम फजल लिखा हुआ है 2002 की लिस्ट में FAZAL के बदले में FAZIL हो गया और 2026 के इसमें FAZAL है, तो ये नाम में एक कैरेक्टर का डिफरेंस है लेकिन डिफरेंस बहुत है। तो वहाँ पर फाजिल हो गया और यहाँ पर फजल हो गया, तो इसमें नाम में डिफरेंस है। ये आपका नाम कैसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके लिए आपको अगर कॉलम B में अगर है आपका नाम या कॉलम C में अगर है तो डॉक्यूमेंट बताना होगा। अगर माइनर अगर मिस्टेक है तो आपका नाम BLO आपको एक नोटिस देंगे, वो नोटिस में आपका पुराना नाम आप करंट नाम लिखकर आपको देना है उसको। तो BLO को इख्तियारी है कि आपका नाम ऐसे लिस्ट में रखा जाए। बहरहाल नाज़रीन, ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर आपके लिए पेश किया गया है और आप ज़रूर इस्तेफ़ादा कीजिए और न सिर्फ अपने ख़ानदान अरकान ख़ानदान बल्कि दोस्त अहबाब में भी शऊर बेदारी मुहिम और एक अहम चीज़ है जो भूल रहे हैं हम लोग, आपके जो एहलिया हैं, जी हाँ, आपके जो एहलिया हैं वो आपसे मैचिंग नहीं होगी। कैसे? आप उनके जो माँ बाप हैं उनसे, उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं उनसे लिस्टिंग होगी। तो ये बहुत अहम चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी शादी हो के 15 साल हो गया, वाइफ मेरे साथ रह रहे हैं, लेकिन उनका नाम आपके नाम के साथ मैपिंग नहीं किया जाएगा। उनके वालिद और वालदा के नाम से मैचिंग किया जाएगा। अगर पहले वो लोग वहीं के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में थे, अब यहाँ पर आपके साथ हैं, तो उनके वालिद वालदा का नाम आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट करना होगा और पार्ट नंबर सीरियल नंबर से आपको यहाँ पर मैपिंग करना है। बिल्कुल अच्छी मालूमात आपने दी है, बहुत बहुत आपका शुक्रिया और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। और जज़ाकल्लाह आपको मैं कहता हूँ कि ज़रूर आप इस बात का ख्याल रखिए, अपने अतराफ अकनाफ में भी शऊर बेदारी मुहिम चलाइए। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ख़ास खबरें अख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह खैर।